नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 29 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम के पद का फिर से शपथ ग्रहण किया। जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस, इनका जो महागठबंधन था उसको समाप्त कर दिया गया। कल नीतीश कुमार ने त्यागपत्र देके फिर से जेडीयू प्लस बीजेपी के साथ गठबंधन करके फिर से सरकार बनाई और कल 9वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किए। और उन्हीं के साथ दो बीजेपी के मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, सम्राट चौधरी और विजय सिंह। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, इनसैट 3DS उपग्रह श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग पोर्टल के लिए भेज दी गई है, जो मेनली मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि के निगरानी के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है मौसम के पूर्वानुमान और आपदा से संबंधित पूर्व चेतावनी देने में भी सक्षम होगा। ठीक है, इसी के लिए इनसाइट 3D को लॉन्च किया गया है। और इसमें एक मुख्य बात है, इसका जो उद्देश्य है वो क्लाउड कवर, मतलब कि जो बादल छाए रहते हैं और मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के विश्लेषण के लिए वातावरण के 3D मॉडलिंग को सक्षम करने के लिए तापमान और आर्द्रता, मतलब कि ह्यूमिडिटी प्रोफाइल को भी मेजर करता है, मापता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर उनके लिए हेट कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं भारत में, उसको लेकर अदालत का रुख किया है। ठीक है, रोहिंग्या शरणार्थियों के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसी के कहीं ना कहीं मुख्य कारण है, जिसके कारण इस तरह से हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, खास के रोहिंग्या समुदाय के लिए। तो इसी में लगातार जो है वो भारतीय नागरिकों द्वारा रोहिंग्या समुदाय को आतंकवादी और घुसपैठिए के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। और यहाँ पे सिंपली कहा जाता है, रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो म्यांमार में जातीय हिंसा से भागकर भारत में शरण लेने वाले रोहिंग्या है। ठीक है, तो इसी के लिए भी याचिका जो है पिछले 2 से 5 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले मोहम्मद हमीम और कौसर मोहम्मद द्वारा दायर किया गया। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेंगे। इसमें सिंपली हम लोग एक डेटा जान लेते हैं, जैसे कि 2017 में म्यांमार की सेना के द्वारा लगातार अत्याचार किया गया था, तो अपने जान को बचाने के लिए दूसरे देश में ये सारे बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या समुदाय जो है वो माइग्रेट कर गया, दूसरे देश में शरण लेने गया। ठीक है, जिसमें उम्मीद लगाया जा रहा है कि लगभग 7,70,000 रोहिंग्या समुदाय के लोग म्यांमार छोड़कर भागे थे, जिसमें से ऐसा डेटा कह रहा है कि लगभग मात्र 20,000 ही हैं जो भारत आए हैं रोहिंग्या। और डेटा से बहुत ज्यादा हो सकता है अगर हकीकत में देखा जाए तो उनमें से अधिकांश जो रोहिंग्या जो भारत में आए हैं, उनके पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी से सुरक्षा चाहने वाले शरणार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, मतलब कि उन्हें शरण देने की आवश्यकता है। वे जो है घुसपैठ के रूप में नहीं आए हैं, वे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देश में भागे हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि वन अधिकार लगभग 1/3 लोकसभा सीट पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है। ऐसा माना जा रहा है कि वन का जो अधिकार होता है और वन का जो क्षेत्र होता है, खास के जितने भी जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे इस तरह के वन के अधिकार जो है वो उस क्षेत्र के लोकसभा के सीटों के परिणाम को भी प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सिंपली जो है FRA 2006, मतलब कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत के 10 में से लगभग 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजे जो हैं वे वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगर वहां इन लोगों के लिए कार्य किया गया, इन जनजातीय या फिर जितने भी समुदाय वन पर निर्भर रहते हैं, वन के अधिकार पर निर्भर रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां के चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, प्रधानमंत्री ने न्याय में आसानी पर जोर दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर विस्तार के लिए 8,000 करोड़ की मंजूरी दी गई। अभी हाल ही में 75वां वर्ष मनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का उसके बने हुए। ठीक है, तो ये क्लियर याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इसी के लिए इसका 75वां वर्ष, मतलब कि डायमंड जुबली मनाया जा रहा है। इसी के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जो भवन परिसर है उसके विस्तार के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, जर्मनी ने भारत के साथ $5.2 अरब में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौते पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ अस्कोल्ज, ये नाम याद रखिएगा, ओलाफ अस्कोल्ज, जो कि लगभग भारत में 25 से 26
फरवरी को आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि 5.2 अरब डॉलर का एक पारंपरिक पनडुब्बी निर्माण करने के लिए दोनों के बीच में समझौता होने वाला है। तो कुछ मुख्य बातें हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे मेनली जो है वेस्टर्न कंट्री चाह रही है कि भारत का जो रुझान है रूस की तरफ, खास के सैन्य संबंधित जितने भी उपकरण हम लोग लेते हैं उससे उनकी निर्भरता कम हो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे कि क्यों भारत जो है वो जर्मनी से ही इस तरह के पनडुब्बी लेना चाह रहा है। मेनली जो है हिंद महासागर में भारत को सुरक्षा के लिए लगभग 24 पनडुब्बी की आवश्यकता है, जिसमें मात्र भारत के पास 16 ही है। उसमें भी 6 जो अभी नए लाए गए हैं और 10 जो है वो बहुत पुराने हैं। तो उसी के फिर से अपडेशन के लिए और नए निर्माण अपनी जरूरतों की आवश्यकता के अनुसार भारत के द्वारा जर्मनी के साथ समझौते किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 6 नए सबमरीन को प्राप्त करने की समझौता की जा रही है। ठीक है, तो आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के 9वें सीएम के रूप में कल शपथ ग्रहण किए। ठीक है, और उन्हीं के साथ बीजेपी के 2 नेता के द्वारा उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया गया, जिसमें से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। पहले जो महागठबंधन का अलायंस था बिहार में, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, जिसका गठबंधन टूट गया, उसके बाद जेडीयू ने बीजेपी के साथ फिर से अपना बहुमत साबित किया। लगभग 128 विधायकों का यहाँ पे बहुमत का दावा किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कुछ चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये पलटफेर हुआ है, इसी के लिए ये न्यूज में था। तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, हम लोग सारे टेन्योर को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो था उनका, वो पहली बार अगर सीएम बने थे तो पहली बार 2000 में बने थे। सेकेंड टाइम जो बने थे नवंबर 2005 में बने थे, और थर्ड टाइम जब बने थे नवंबर 2010 में बने थे। चौथी बार जब बने थे फरवरी 2015 में बने थे। पांचवी बार जब बने थे नवंबर 2015। छठी बार जब बने थे जुलाई 2017 में। सातवीं बार जब बने थे नवंबर 2019 में, और आठवीं बार अगस्त 2022 में, और 9वीं बार कल, मतलब कि 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार शपथ ग्रहण किए। तो ये थोड़ा टेन्योर ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे संबंधित मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रविवार को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2015 के बाद से राजनीतिक वफादारी में अपने 5वें बदलाव के तहत वह भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए गठबंधन को छोड़ने के लिए सिर्फ 18 महीने बाद लौट आए। ठीक है, उसके साथ भाजपा के 2 मंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि कौन शपथ दिलाए हैं, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र वी अरलेकर, जिसको विश्वास भी कहा जाता है, विश्वास अरलेकर। ठीक है, तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इनसैट 3D सैटेलाइट सेंट टू लॉन्च पोर्ट इन श्रीहरिकोटा। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आज पॉलिटी का 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत में मैं बोलना भूल गया था, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग पॉलिटी का 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी में देख लेते हैं, इनसैट 3D उपग्रह जो है श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग पोर्ट के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, तो इसरो ने अंतिम समीक्षा से पहले इनसैट 3DS को उपग्रह पर सभी प्रमुख परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जहां पे लॉन्चिंग पैड है वहां पे भेज दिया गया है। तो ये मुख्यतः जो है, ये जो सैटेलाइट बनाया गया है इनसैट 3D, ये जो है इसरो और IMD मतलब कि भारत मौसम विज्ञान संगठन दोनों के एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मुख्यतः जो है ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि भारत का मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्लाउड, बादल का, उसके बाद भूमि का सही तरीके से मापन किया जा सके। ठीक है, निरीक्षण किया जा सके। इन कुछ मुख्य कारणों से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। और यह जो है जलवायु वेधशाला उपग्रहों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है वो जलवायु सेवाओं को बढ़ाना है। इसमें 3 समर्पित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल किए गए, 3 सैटेलाइट शामिल किए गए हैं, जिसमें इनसैट 3D-R पहले से ही 2 कक्षा में है। ठीक है, और तीसरा जो है इनसैट 3DS अभी भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 3 श्रृंखला 3 सीरीज शामिल किया गया है, जिसमें इनसैट 3D पहले ही ऑलरेडी
स्पेस में है, दूसरा जो है इनसाइट 3DR वो भी स्पेस में है, और तीसरा भी सेंड किया जा रहा है इनसाइट 3DS। इसे GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब देख लेते हैं GSLV F14 होता क्या है। तो यह जो है एक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट है। इसका उपयोग करने वाला अधिक उन्नत रॉकेट होता है। तो रॉकेट जो अपनी उच्च क्षमता और तीनों चरणों में क्रायोजेनिक इंजन, सभी चीजों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि लिक्विड प्रोपेलेंट किसे कहते हैं, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, ठीक है। इसके उपयोग से प्रतिष्ठित एक अधिक जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करता है, लेकिन काफी अधिक लिफ्ट अप वजन क्षमता की अनुमति देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले लिक्विड प्रोपेलेंट क्या होता है। तो तरल प्रणोदक जो होता है वो प्रणोदक रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीकरण को अलग अलग टैंकों में संग्रहित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग टैंकों में संग्रहित करता है। इसके बाद पाइप, वाल्व और टर्बो पंप की एक प्रणाली के माध्यम से इन्हें एक दहन कक्ष में ले जाकर उसे जलाने के बाद उत्पन्न ऊर्जा से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इसी को कहा जाता है तरल प्रणोदक या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो इसमें तरल हाइड्रोजन, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन और तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे यही बात कहा जा रहा है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः -253 डिग्री सेल्सियस या फिर -423 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर -183 डिग्री सेल्सियस या फिर -297 डिग्री फ़ारेनहाइट को तापमान पर यह लिक्विड रहता है, ये जमता नहीं है, ठीक है, इसकी विशेषता यही है। इसी में आगे कहा जाता है कि इनसाइट 3DR के बारे में कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं जो पहले भेजा जा चुका है, ठीक है। तो यह भारत का एक उन्नत मौसम विज्ञान सैटेलाइट है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। इनसाइट 3DR में शामिल कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए, जैसे निचले बादलों और कोहरे की रात के समय की तस्वीरें प्रदान करने के लिए मध्य इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग किया जाता है, ठीक है। जब बादल लगा होता है, अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता है, उस समय इंफ्रारेड बैंड का उपयोग किया जाता है इमेजिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद बेहतर सटीकता, एक्यूरेसी के लिए समुद्र की सतह के तापमान के आकलन के लिए 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग की जाती है। उसके बाद दृश्यमान और थर्मल इंफ्रारेड बैंड में उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं अभी हाल ही में। उसके बाद पेलोड क्या क्या है, तो इनसाइट 3DR जो है, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो हम लोग अभी जो लॉन्च होने वाला है 3DS है, और इसकी हम जो बात कर रहे हैं ये 3DR है, ठीक है। तो ये एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है, ठीक है, जो 19 चैनल साउंडर और डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और खोज और बचाव ट्रांसपॉन्डर से जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, मेनली जो है ये सैटेलाइट जो है वो मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए लगाया जा रहा है, जिससे कि जितने भी चक्रवात आते हैं, इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। खासकर जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, अभी बाढ़ आ गया था, अभी तमिलनाडु में बहुत बुरी स्थिति हो गई, इन चीजों से, इन परिस्थितियों से बचने के लिए इस तरह का अपडेशन किया जा रहा है। इस तरह का सैटेलाइट जो है ज्यादा से ज्यादा स्पेस में भेजा जा रहा है, जिससे कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगाकर जो आपदाएं आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, उसके दुष्परिणाम से बच सके, उसके प्रतिकूल प्रभाव से अपने आप को बचा सके और कम से कम हानि हो, ठीक है, जन हानि हो या फिर सरकारी सामान का हानि हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजों से बचाने के लिए ही इस तरह का सैटेलाइट लगाया जा रहा है, जिससे इसी के लिए इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है रोहिंग्या रिफ्यूजी मूव कोर्ट ओवर हेट कैंपेन ऑन फेसबुक, फ्लैग हाई रिस्क इन पोलियर, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर उसके विरुद्ध भारतीय नागरिकों द्वारा घृणा अभियान को लेकर अदालत का रुख किया है, जिसमें चुनावी वर्ष में उच्च जोखिम बताया जा रहा है, ठीक है। उसी के लिए हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2 रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा दायर PIL में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर घृणा अभियान को हरी झंडी दे दी है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि जिसमें समुदाय के सदस्यों को आतंकवादी और घुसपैठिए के रूप में भी संदर्भित किया गया और बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, ठीक है। म्यांमार में जातीय हिंसा से भागकर ही भारत में शरण लिए थे रोहिंग्या शरणार्थी। और यहाँ पे क्लियर कहा जाता है यह याचिका जो है वो पिछले 2 से 5 वर्षों से राजधानी क्षेत्र या फिर NCR रीजन में रहने वाले मोहम्मद हमीम और कौसर मोहम्मद द्वारा दायर किया गया है, जिसमें दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अपने समुदाय के सदस्यों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए मांग किया गया है, ये 2 रोहिंग्याज के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हैं रोहिंग्या का जो इतिहास है मेनली जो है वहां पे जातीय संघर्ष शुरू हुआ था म्यांमार में, जिसके कारण यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य
का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, जिसके खिलाफ म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में बड़े पैमाने पे अत्याचार का अभियान चलाया, जिसके कारण लगभग 7,70,000 से अधिक रोहिंग्या म्यांमार से भाग निकले अपने जीवन की रक्षा के लिए, और उनमें से कम 20,000 भारत में आए, जो कहीं ना कहीं जो है आंकड़े से मैच नहीं खाता। बहुत बड़ी संख्या में म्यांमार के लोग आए हैं, ठीक है, खासकर रोहिंग्या समुदाय असम और बंगाल के रीजन में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से अधिकांश के पास ऐसे कार्ड हैं, यहाँ पे इस कार्ड की बात की जा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी से सुरक्षा चाहने वाले शरणार्थी के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देता है। मेनली ये जो इस पहचान पत्र के होने से ये जो है वो आतंकवादी और घुसपैठिए के आरोप से बच जाते हैं, ठीक है। मेनली ये क्लियर कह रहे हैं कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ही दूसरे देश में शरण लिए हैं, जो रोहिंग्या को एक सताए हुए समुदाय के रूप में मान्यता देती है, ठीक है। तो उसके फिजिकल थ्रेट की भी बात की जा रही है, शारीरिक धमकियां। उन्होंने कहा कि समुदाय को फेसबुक पर उसकी जाति और धर्म के आधार पर लक्षित हिंसक नफरत भरी टिप्पणियां भी की जा रही है, उसके प्रसार के कारण उन्हें चिंताएं हो रही है कि उनकी जान मान की हानि हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के कार्य हुए थे। इसके अलावा चूंकि 2024 में भारत के लिए एक चुनावी वर्ष है, इसलिए भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं दोनों में व्यापक रूप से हानिकारक सामग्री उत्पन्न होने का उच्च जोखिम है, और विशेष रूप से राजनीतिक रूप से विभाजनकारी सामग्री और गलत सूचना के परिणाम स्वरूप भारत और विदेशों में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। ऐसा कहा गया है हाईकोर्ट में जो याचिका आया है। तो भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी एक बेहद राजनीतिक मामला है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। जितने भी राजनीतिक नेता हैं कहते हैं कि मैं आपको भारत का नागरिकता दिलाऊंगा, आप मुझे वोट दें, यही सारी बातें की जा रही। मैं आपको घर दिलाऊंगा, मैं आपको सुविधा दिलाऊंगा, मैं आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाऊंगा। ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ रहता है वहां के आसपास के नेता के द्वारा, जहां पे बड़ी संख्या में शरणार्थी शरण लिए होते हैं, ठीक है। और उसी के अपोज में जो लोग खड़े होते हैं वो इस तरह का बात करते हैं कि ये जो है वो भारत के लिए हानिकारक है, इस तरह की बात की जा रही है, ठीक है। उसी तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है जिसको कहा जाता है हेट कैंपेन, और उन्हें फेसबुक पर हानिकारक सामग्री के साथ असंगत रूप से लक्षित किया जाता है। उन्हें देश के लिए खतरा भी बताया जाता है। तो याचिका में यही कहा जाता है कि भारत में फेसबुक पर नफरत फैलाने वाले भाषण पर प्रौद्योगिकी और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक वकालत समूह इक्वलिटी लैम्प द्वारा 2019 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए पाया गया कि लगभग 6% इस्लामोफोबिक पोस्ट विशेष रूप से रोहिंग्या विरोधी, मतलब कि जो लोग पूर्णता विरोधी हैं, जो इस्लाम के विरोधी हैं, वो सबसे ज्यादा इस तरह के पोस्ट को फैलाते हैं, ठीक है। और उस समुदाय के सदस्यों में भारत की मुस्लिम आबादी का केवल 0.02% शामिल है, ठीक है। तो इसी में आरोप जो है वो निराधार है, ऐसा कहा जा रहा है भारत के द्वारा। इसी में आगे कहा जाता है कि 2018 और 21 में लगी आग में जलकर खाक हुए शरणार्थी शिविर में 262 रोहिंग्या हैं, जिसमें 12 साल से कम उम्र के जो 100 से अधिक बच्चे भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि उनमें से ज्यादातर छोटे मोटे काम करने वाले और निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करते थे, और उनकी आग लगा दी गई। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा कि इस तरह का आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है, कोई आधार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट राइट्स कैन इन्फ्लुएंस पोल रिजल्ट्स इन नियरली अ थर्ड ऑफ लोकसभा सीट्स, मतलब कि 1/3 जो लोकसभा सीट्स होती है खास के जनजातीय क्षेत्रों में या फिर वन क्षेत्रों में, वहां पे लोकसभा के परिणाम, जो सदस्य के परिणाम आते हैं चुनाव का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है जो उनके वन से संबंधित अधिकार होते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर कहा जाता है कि वन अधिकारों की चिंताएं लगभग 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। भारत के 10 में से लगभग 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजे जो होते हैं वो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे से प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में कल का ही न्यूज आया था, जैसे झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में लगभग 35 हाथी जो है, ठीक है, वहां पे खेत को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और वहां पे लगातार जो है ग्रामीणों में भय उत्पन्न रहता है। तो अगर इन पे सुधार किया गया या फिर इन्हें मुआवजा दिया गया, 10,000 ही मुआवजा दिया गया सभी किसानों को, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन हो जाएगा वहां अगर चुनाव होना होगा, जैसे कि अभी हर एक जगह भी लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है। तो यही बातें की जा रही है, जहां भी वन क्षेत्र है अगर इस तरह का निर्णय लिया जाता है, अगर जो भी चुनाव में लोग खड़े हो रहे हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई भी एक प्रतिनिधि ध्यान दे देता है तो उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि वन अधिकार अधिनियम
के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे भी वहां के चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए मान्यता देने वाली वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है FRA। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जो आदिवासी समुदायों और वन में रहने वाले नागरिकों को जंगल पर कानून अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाता है, जिस भूमि पर उन्होंने पीढ़ियों से कब्जा कर रखा है, लेकिन कई मामले में उनके प्रबंधन या फिर वन उपज तक मुक्त पहुंच में अधिकार या फिर अधिकार मिलने में परेशानी होती है, अधिकार से इनकार किया जाता है, उन्हीं मामलों में वहां पे चुनावी नतीजे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं FRA एक्ट 2006 होता क्या है। यह मुख्यतः जो है, यह ग्राम सभाओं या फिर ग्राम परिषदों को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि उनकी वन भूमि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, जैसे कि जितने भी गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं, ठीक, वहां पे वन भूमि के किसी भी स्थानांतरण के लिए अब उनकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उनकी सहमति की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, खासकर ग्राम सभाओं और ग्राम परिषदों की। ठीक है, आगे इसी में कहा जाता है कि ये बहुत ही चिंताजनक है कि जितने भी फॉरेस्ट राइट्स हैं, वन अधिकार अधिनियम है, उसका कार्यान्वयन हमेशा विवादास्पद रहता है, जबकि कई लोगों को इसके प्रावधानों के तहत स्वामित्व प्रदान किया गया है। सैकड़ों हजारों आदिवासियों ने अपने स्वामित्व के दावे को खारिज भी किया है। ठीक है, तो FRA मानदंड जो है निर्धारित करता है, जिसके तहत आदिवासी निवासी अपनी भूमि पर स्वामित्व का दावा कर सकता है। हालांकि इसके द्वारा लगाए गए बहिष्करण, वन नौकरशाही द्वारा बाधाएं, ठीक है, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे बहुत से नियम के कारण जो है, जो वन से संबंधित समुदाय रहते हैं, वन में रहने वाले समुदाय हैं, उनके अधिकार को प्रभावित किया जाता है इन अधिनियमों के द्वारा। तो यहाँ पे भी नाराजगी व्यक्त की जाती है आदिवासियों द्वारा। ठीक है, तो इसी जैसे अन्य अधिनियमों के प्रावधान ने विश्लेषकों और शोधकर्ताओं की नजर में FRA के उचित कार्यान्वयन में बाधाएं उत्पन्न करने की बात की गई है। तो इसमें अनुमान बताते हुए कहा जाता है कि कम से कम 30 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि, जिसमें कुल वन क्षेत्र का 40% से अधिक शामिल है, को ग्राम सभाओं के साथ सामुदायिक वन अधिकार के रूप में निहित किया जा सकता है, जिसमें लगभग 90 मिलियन आदिवासियों के सहित कम से कम 200 मिलियन लोगों के अधिकारों और आजीविका को सुरक्षित करने की क्षमता है। ठीक है, तो केंद्र के नवीनतम अनुमानों में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 तक देश में आदिवासियों और वनवासियों को 2.2 मिलियन व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व और 1.1 लाख सामुदायिक स्वामित्व, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 2.3 मिलियन स्वामित्व प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि तक मेनली स्वामित्व का ही मामला है, और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है चुनाव के नतीजे को। ठीक है, यही बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में की जा रही है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के प्रतिशत का अनुमान लगाया जो FRA के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है, उसमें जनसंख्या की गणना करके और उनमें से अधिसूचित वन क्षेत्रों में पड़ने वाले गांव में रहने वाले संभावित मतदाताओं, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है संभावित मतदाताओं, उसके लाभ के लिए। ठीक है, जिससे कि जितने भी चुनाव प्रतिनिधि हैं, जिसमें चुनाव लड़ने वाले हैं उस क्षेत्र से, उनको लाभ हो सके, तो संभावित मतदाताओं के अनुपात की गणना करके की जा रही है। तो अध्ययन में यहाँ पे लेखक शोज और तुषार दास कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित PCS में आदिवासी समुदाय के अधिकारों के मुद्दे जो हैं, वो राजनीतिक प्रतिनिधियों, वर्तमान सरकारों और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी अभियान में केंद्रित करता है। इनके मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर चुनाव के लिए। तो दोनों वन अधिकार कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे पर शोध करते हैं जितने भी वहां के प्रतिनिधि होते हैं। आगे कहा जाता है, लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव से पहले का जो समय होता है, वो लोगों के आंदोलन के लिए मुद्दों को उजागर करने और आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है, ताकि अधिकार आधारित आंदोलन के इर्द गिर्द एक राजनीतिक प्रवचन तैयार किया जा सके। ठीक है, यही बातें यहाँ पे राटा के द्वारा की जा रही थी। FRA के लिए स्वामित्व जितने भी वहाँ पे जनजाति रहते हैं या फिर वन में समुदाय रहते हैं, उसी के लिए यहाँ पे जो समस्याएं हैं, मेनली क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं हैं, इसी के लिए चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और यही एक अवसर होता है जहाँ पे इस तरह के जो जनजाति या फिर समुदाय जो वन पर निर्भर हैं, वो अपने अधिकार के लिए आगे आकर खड़े होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है, ईज ऑफ जस्टिस इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट इट्स मीडियम। अभी हाल ही में
75वां दिवस मनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो डायमंड जुबली मनाया गया है, उसी के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परिसर को और बेहतर हाईटेक टेक्नोलॉजी से इनहांस डिजिटल बनाने के लिए लगभग 800 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की गई है। उसी के बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए लगभग 800 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जबकि यह रेखांकित किया गया है कि न्याय में आसानी, ठीक है, न्याय में आसानी करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इसका माध्यम है, ठीक है। इसी के लिए ये जो शुभ अवसर था, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली या फिर हीरक जयंती वर्ष के समारोह में ऐसा बात बोला, ठीक है। यही बात है कि सरकार ने अदालतों के भौतिक बुनियादी ढांचे में विस्तार करने की बात की गई है। अदालतों के भौतिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2014 से 7,000 करोड़ से अधिक का वितरण किया जा चुका है। न्याय में आसानी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग को महत्व देने की बात की जा रही है और आगे जितने भी शीर्ष अदालत हैं वहां तक पहुंच जो है वो देश के मतलब पंक्ति में जो सबसे आखिरी व्यक्ति हैं वो भी आसानी से सबसे शीर्ष अदालत तक पहुंचने में सक्षम हो सके, इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक सुप्रीम कोर्ट की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या फिर सामाजिक न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, याद रखिएगा उसी को कहा जाता है DGSCR, जैसे नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें 1950 से लेकर अब तक के शीर्ष अदालत के 36,308 मामले जनता के लिए सुलभ हुए हैं और डिजिटल प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि डिजिटल प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट की एक नई बाइलिंगुअल द्विभाषीय वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही बातें थी। और इसी के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने दिवंगत न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के लिए भी गर्व व्यक्त किया गया। अभी हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो थी उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। इसी में आगे कहा जाता है कि बहुत से जो कानून, अभी 3 कानून जो बदले गए उसी की बात की गई है, ठीक है। तो इस नए कानून के पेश करने की सरकार की पहल ने कानूनी, पुलिसिंग और जांच प्रणालियों को एक नए युग में प्रवेश करने की बात की गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है जर्मनी 6 इंटर गवर्नमेंटल डील्स फॉर सबमरीन विथ इंडिया, 6 सबमरीन का डील होने वाला है भारत और जर्मनी के बीच में, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की 25 से 26 फरवरी को होने वाली भारत की यात्रा में जर्मनी और भारत के बीच भारत में संयुक्त रूप से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लगभग 5.2 अरब डॉलर के समझौते को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो नौसेना परियोजना जो है वो एक पश्चिमी सैन्य विनिर्माण शक्ति का इससे हालिया प्रयास किया जा रहा है, मेनली वेस्टर्न कंट्री का प्रयास किया जा रहा है, जो रूस की तरफ भारत की निर्भरता बढ़ी हुई है, ठीक है। इस तरह के सबमरीन्स के लिए उसको कम किया जाए, ठीक है। रूसी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को कम करे। इसी की आगे बात की जा रही है कि 16 भारत के पास जो है वर्तमान समय में 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, इसमें से 11 से 20 साल से अधिक पुरानी, यहाँ पे 16 में से 10 जो हैं पनडुब्बियां वो लगभग 11 से 20 साल पुरानी है और भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास में अपने पुराने पनडुब्बी बेड़े का पुनर्निर्माण करना चाहता है भारत। तो भारतीय नौसेना के पास 2 स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी उपलब्ध है। कई वर्षों तक हथियारों के शीर्ष आयातकों में से एक होने के बाद राष्ट्रीय सरकार विदेशी भागीदारों के सहयोग से घरेलू हथियार उत्पादन बनाने का यहाँ पे उत्पादन भी किया जाएगा, ठीक है। अपग्रेड तो किया ही जाएगा पनडुब्बी, यहाँ पे उत्पादन भी किया जाएगा। तो मई 2022 में मोदी की पेरिस यात्रा से ठीक पहले फ्रांस का नौसेना समूह 2021 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी विफलता के कारण परियोजना से पीछे हट गया, ठीक है। उसी कारण जो है भारत जर्मनी की तरफ स्विच कर रहा है। क्यों भारत जर्मनी से ही करना चाहता है पनडुब्बी समझौता? वर्ल्ड वार में जर्मन सबमरीन यू बोल्ट ने 1200 को डुबाया, तब से दुनिया में मशहूर है जर्मनी खासकर पनडुब्बी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यू बोल्ट। इसी में आगे कहा जाता है कि भारत को 24 पनडुब्बियों की जरूरत है अपने सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हिंद महासागर में, और मात्र भारत में 16 ही हैं, जिसमें से 10 जो है वो आउटडेटेड है।
तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए भारत को पनडुब्बियों की जरूरत है, और अभी भारत के पास 16 पनडुब्बी हैं, लेकिन 24 की जरूरत है, और उसमें 16 में केवल 6 ही जो है पनडुब्बियां अभी हाल में आए हैं, बाकी 30 साल पुरानी है और इन्हें कुछ साल में रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर जर्मनी के साथ डील हो जाएगी तो भारत की पनडुब्बियों की जरूरत पूरी हो जाएगी। भारत को जर्मनी से ही करना चाहता है सबमरीन समझौता। तो डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा कहा जाता है कि भारत ने प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बियों सौंपने की योजना बनाई है, और इन पनडुब्बियों का निर्माण जो होता है वो किस देश की कंपनियां करेगी अभी तय नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो है किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण अभी तय नहीं हुआ है, और फ्रांस से डील कैंसिल होने के बाद जर्मनी ने भारत के लिए पनडुब्बी तैयार करने का ऑफर दिया है। ठीक है, जर्मनी ने ऑफर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब भारत और जर्मनी के बीच इस प्रोजेक्ट पर समझौता होने की संभावना है। तो इन दो वजहों से हर हाल में जर्मनी से यह समझौता करना चाहता है भारत। तो पहला जो है, जर्मनी की सबमरीन में AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी होता है। ये ध्यान रखिएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी होता है, और इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली पनडुब्बी की खासियत ये होती है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है, उसे बार बार बाकी पनडुब्बियों की तरह समुद्र की सतह पर नहीं आना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर बाकी सभी सबमरीनों को हवा के लिए कुछ समय के अंतराल पर पानी से ऊपर आना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेती है और उन पर हमला कर देती है। अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिलती है तो हिंद महासागर में दुश्मन पर नजर रखने में आसानी होगी। हालांकि भारत में DRDO इस टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन उसकी सफलता के बारे में अभी तक कोई दावा करना मुश्किल है। यही वजह है कि नौसेना जर्मनी की कंपनी से पनडुब्बी बनवाना चाह रही है। तो 37 साल पहले 1986 से 94 तक भारत ने जर्मनी से 4 तरह की शिशुमार क्लास पनडुब्बी खरीदी थी। ये पनडुब्बियां आज भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल है। उम्मीद के मुताबिक भारतीय नौसेना को मजबूत करने में इन पनडुब्बियों का अहम योगदान है। ठीक है, तो जर्मन टेक्नोलॉजी पर पहले के अनुभवों के आधार पर ही भारतीय नौसेना इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाएगी। तो ये थी कुछ मुख्य बातें भारत और जर्मनी के बीच में जो पनडुब्बी समझौता हो रहा है, उससे क्या कारण थे, क्या बारीकियां थी, हम लोगों ने हर एक चीज को विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि एक पॉलिटी संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन ए है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में राज्यों को केंद्रीय निधि से सहायता अनुदान प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संसद द्वारा सांविधिक अनुदान केवल उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक राज्य को। और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यों को सांविधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दी जाती है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, संसद द्वारा जो सांविधिक अनुदान होता है वो वित्तीय आवश्यकता वाले राज्यों को दिया जाता है, सभी राज्यों को नहीं। ठीक है, और सांविधिक अनुदान जो होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जो है वो 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह पर्यावरण सभा का आयोजन करता है जिसकी बैठक वैश्विक पर्यावरण नीतियों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए 2 वर्षों में एक बार की जाती है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट पहला है, उन्हें सदन द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित किया जाता है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। ठीक है, संसदीय समितियों की बात की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, परामर्शदात्री समितियां एक प्रकार की संसदीय समिति है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर मात्र ये होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, केवल एक, मतलब कि उन्हें सदन द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित किया जाता है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है संसदीय समितियों का। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है और 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
संसदीय विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित अलग अलग समितियां होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस समिति के सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, संसदीय विशेषाधिकार समिति के कार्य जो होते हैं वो अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से कथन गलत है। ठीक है, तो ये जो सिर्फ गलत है, ऐसे ये दोनों सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सही है और ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल मनोनीत ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे गलत में दिया जा रहा है ऑप्शन ए, केवल 2। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।